तो कैसे हो सब लोग? लगी पड़ी है? कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं, पास हो जाएंगे, अगले साल फिर अच्छे से करेंगे। आज फिर आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लाया हूं। तो मेरा नाम है संजीव राव और आप देख रहे हैं पास का जुगाड़। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो जिस तरीके से प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है वैसा ही ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कंफर्म आने के चांसेस हैं। तो इसको अच्छे से कर लो। बर्नौलीज थ्योरम पक्का आएगा, पक्का 3 नंबर का जुगाड़ हो गया है। पर अगले साल जुगाड़ में मत लगना, स्टार्टिंग से पढ़ना। 1 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट होगा, मेरा फोन नंबर आपके पास रहेगा, आप मुझे कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए और स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करें। ये पास का जुगाड़ यार अच्छी बात नहीं है, ठीक है? इस साल हो गया, अगले साल हम पास का जुगाड़ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। 3 नंबर के लिए हमारा थ्योरम है बर्नौलीज थ्योरम। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका स्टेटमेंट लिखो और इसका डेरिवेशन करो। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझो, उसको याद करने की कोशिश करो, फिर उसका डेरिवेशन देखते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम ये बोलता है कि जब कोई लिक्विड किसी पाइप में फ्लो करता है, समझ में आ रहा है? एक लिक्विड है वो किसी पाइप में फ्लो कर रहा है, तो उस पाइप पे हर जगह जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडल लिक्विड। ये जो लाइन है ये बेसिक्स पे आएगा, तो उसको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले आपको स्टेटमेंट याद करना है कि इट स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडल लिक्विड द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। ये भी एक बात याद रखनी है कि पर यूनिट मास जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है एट एवरी क्रॉस सेक्शन, पूरे पाइप में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक पाइप है, तो हर जगह यहां पे जो एनर्जी होगा, यहां पे एनर्जी होगा, यहां पे एनर्जी होगा, लिक्विड का जो फ्लो की एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन क्या बोल रहा है ये? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो पहले आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो पता होना चाहिए, पर अगर स्टेटमेंट याद कर रहे हो तो कुछ पता रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो लिखना है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा और आइडल लिक्विड क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर कोई पाइप है और यहां पे अगर पानी फ्लो कर रहा है और यहां पे एक पार्टिकल है और यहां पे एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? v1 है सपोज करो, और यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v2। तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1। मतलब जो हर पार्ट पे जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, सेम मैग्नीट्यूड में होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां वाला पार्टिकल जब यहां पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v2। फिर यही पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v1। अगर ऐसा फ्लो है कि हर जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है हर पार्टिकल का, जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पे जो एक ही अगर वैल्यू है वेलोसिटी की, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। तो ये बेसिक्स में आता है बेटा, तो अभी अपन को इतने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। दूसरी चीज क्या देखनी है? आइडल लिक्विड क्या होता है? तो आइडल लिक्विड वो होता है जो कि इनकंप्रेसिबल हो, मतलब जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती हो ड्यूरिंग द फ्लो। अगर उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, अगर वो कोई विस्कोसिटी मतलब कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। ये जो टर्म्स है ये बेसिक्स में आते हैं, अगेन बिल्ड योर बेसिक्स। तो ये जो विस्कोसिटी नहीं होती है, अगर डेंसिटी चेंज नहीं होती है, ऐसे लिक्विड को क्या बोलेंगे? आइडल लिक्विड बोलेंगे। तो जनरली ऐसा कोई लिक्विड होता नहीं है, वो होता ही है, पर हम हर चीज आइडली लेके चलते हैं। तो किसी भी, जैसे हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन लिया है, मैंने एक पाइप लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन अनइवन है। यहाँ पे देखो बड़ा है इसका क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है, पर हर जगह पे यहाँ पे निकालो आप एनर्जी, या यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास डिवाइडेड बाय मास, मतलब टोटल एनर्जी निकालेंगे उसको डिवाइड किससे करेंगे? मास से। जब टोटल एनर्जी पर यूनिट मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर आप थ्योरम को समझ भी लेते हो तो अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो ये वर्ड्स, थोड़े कीवर्ड्स याद रखना है। स्ट्रीमलाइन लिखना है, आइडल लिखना है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो रहेगा वो सेम रहेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है स्टेट एंड प्रूफ। तो पहले आप स्टेट कर दिए, क्या बोल रहा है कि जो टोटल एनर्जी होता है किसी भी फ्लूइड का कहीं पे भी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट रहता है। ठीक, ओके। अब जब ये टोटल एनर्जी की बात करता है तो आपको सोचना है कि टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है। और फिर वही बोल रहा हूं बेटा, हर जगह कुछ ना कुछ बेसिक्स हमारे थोड़े से कमजोर रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना।
तो कोशिश करेंगे कि हमको कोई दिक्कत ना आए, आपको बस डेरिवेशन लिखाते बने, उतना मेरी कोशिश है। तो सबसे पहले हमको ड्राइंग भी बनाना है, तो हमारे पास एक ड्राइंग है, एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन बेरिंग क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे देख रहे हो इसका जो एरिया है, यहाँ पे एरिया इसका ले लेते हैं, अभी कुछ लिया नहीं हो तो इसका एरिया है A1 और ये वाला जो एरिया है ये है A2। ठीक है, ये बड़ा है छोटा है। यहाँ पे जो प्रेशर है लिक्विड का वो है P1, यहाँ पे जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो है V1। ये जो हाइट है जमीन से अगर देखेंगे तो कितने हाइट पे है, H1 हाइट पे। ये जो एंड है इसका कितनी हाइट पे है, H2 हाइट पे है। इसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी है V2 और उसका जो प्रेशर है वो है P2। और यही चीज से हम स्टार्ट करेंगे। देखो डेरिवेशन में ना एक तरीका होता है ना, मैं हमेशा फ्लो की बात करता हूँ, तो हमेशा आप पहले टीचर देखेगा हाँ यार ड्राइंग बनाए, उसके बाद छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं, जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं उसी को लिख देंगे, तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है और टीचर को भी लगता है हाँ भाई कुछ लिखा है, समझ में आया। तो जो जो सिंबल्स हैं वो हम उसको एक बार लिख लेते हैं। तो क्या क्या सिंबल यूज कर रहे हो आप, यूज कर रहे हो A1 और A2। A1 A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट A एंड B। ठीक है, और क्या यूज कर रहे हैं V1 V2, तो V1 V2 क्या है, V1 V2 है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ लिक्विड एट A एंड B। ठीक है, P1 P2 क्या है, P1 P2 क्या है, प्रेशर, प्रेशर ऑफ लिक्विड एट A एंड B। ये भी हो गया हमारा कहानी। और क्या चीज ले रहे हैं, H1 H2 आपके हाइट है, हाइट ऑफ द पाइप, हाइट ऑफ द पाइप फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड एट A एंड B। ये हो गया। और क्या चीज लगेगा डेरिवेशन में हमको, और लगेगा डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते थे, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और एक चीज लगेगा विच इज नोन एज V, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग। तो ये हमारे ये जो है सिंबल जो हम यूज कर रहे हैं वो हम अपन लिख लेंगे। समझ में आया, पहले ड्राइंग, पहले स्टेटमेंट लिख लोगे, फिर ये ड्राइंग बना लोगे और ये कुछ सिंबल हम लिख लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, मतलब पक्का आएगा, मेरे साथ चलते जाओ, ज़्यादा दिन बचा नहीं एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, मिटा देता हूं अभी के लिए। ठीक है, जिंदगी की लगी पड़ी हुई है, मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, इस साल क्लास 11 में आपने कैसे भी बर्बाद किया है, इसको क्लास 12th में रिपीट नहीं करना। ठीक है ना भाई, गलती एक बार होती है, देखो गलती से पैर गोबर में गिर गया, लग गया, ठीक है, अगली बार छपा छपा छई नहीं करना है गोबर में, ठीक है ना, गोबर से बच के रहना है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें, ये आप ही के लिए बोला जा रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं जाता। ठीक है, ओके। तो इसका देखो बहुत इजी है डेरिवेशन, पता है, इसको अगर मैं सिंपली बताऊं ना तो 4-5 लाइन में ही समझा दूंगा, लेकिन क्योंकि एग्जाम में लिखना है तो इसको थोड़ा अपन थोड़े तरीके से कर लेते हैं। तो इसमें जो बेसिक लगने वाला है ना वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब फिर वही प्रॉब्लम कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि जब भी हम काम करते हैं, कहीं पे भी जब काम करते हैं, वो एनर्जी को चेंज करता है, वो एनर्जी को चेंज करता है। बेसिकली ये वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में है, उसमें काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। तो यहाँ पे हम अगर कोई भी वर्क करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, या इसमें हम दोनों चीजें देखेंगे, टोटल एनर्जी रहेगी तो देखेंगे। अच्छा, एक और चीज हमको बतानी है कि टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है हमारे पास 3 टाइप की एनर्जी होती है। एक होता है आपका प्रेशर एनर्जी, ये आपके लिए शायद नया हो सकता है, ये बाकी दो तो आप जानते ही हो कि काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा क्या है, तीसरा कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने सुना है, और ये प्रेशर एनर्जी हो सकता है नया हो। तो प्रेशर की वजह से जो एनर्जी होती है, लिक्विड के पास प्रेशर होता है, आपको पता है, तो प्रेशर की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। अगेन मैं डिटेल में नहीं जा सकता, फिर कभी आओगे पढ़ने के लिए तो जरूर बताऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है
वो आपको पता है मोशन की वजह से और हाइट की वजह से, क्योंकि देखो ये एक हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। यही हमको आपका बर्नौली थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक है ना कि हमारे पास कौन सी टोटल एनर्जी जब बात की तो ये हमारे 3 एनर्जी है, इसका भी डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप डिराइव में क्या करने वाले हो। तो डिराइव में हम पहले निकालते हैं कि वर्क डन, क्योंकि देखो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन किस लिए काम हो रहा है। आप देखो लिक्विड को यहां से यहां भेज रहे हो तो बिना काम के तो ये जाएगा नहीं, है ना। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन सम वर्क हैज टू बी डन। और ये जो वर्क हम करेंगे वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। तो सबसे पहले हमारा पहला मुद्दा है, हमारा जो बेसिक काम है कि वो वर्क निकालना। तो हम वर्क 2 जगह पे निकालेंगे कि ए पे कितना वर्क हो रहा है और बी पे वर्क कितना हो रहा है और नेट वर्क कितना हो रहा है। अगर देखो मैं अगर डायरेक्टली बता दूं तो वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपन ये कर सकते हैं कि वर्क डन एट ए पे जो वर्क डन है, जो W1 बोल लूं मैं, W1 है आप P1 इंटू V। ये डायरेक्टली, ये देखो ये फॉर्मूला बहुत देखा है हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा था, dW इक्वल टू PdV। तो वर्क का लिक्विड में जब वर्क हम करते हैं तो उसका वैल्यू आता है P1 इंटू V। समझ में आ रहा है। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं, देखो डेरिवेशन को बड़ा करने के लिए ये चीज हम पहले से ला सकते हैं। तो चाहोगे तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं उसको, वर्क डन का चाहते हो थोड़ा सा समझा दूं, चलो देख लो, आपकी इच्छा रहेगी इसको इसके ऊपर लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है। समझा मैं देता हूं। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लो। तो मान लो अगर ये लिक्विड एक्स से डिस्प्लेस हो रहा है, ये लिक्विड जो है आपका यहां से थोड़ा सा लिक्विड, ये वाला जो लिक्विड है वो एक्स डिस्टेंस से अगर डिस्प्लेस हो रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू एक्स क्या देगा आपको, वर्क देगा। ओके, फोर्स का फॉर्मूला हम प्रेशर के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज लिक्विड में हम प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा, हाँ होगा सर। तो यहाँ पे फोर्स की जगह हम क्या लगा देंगे, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ट्रैवल को हम निकालते हैं, हमको मालूम है डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो हम डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं ना। तो एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह लिख सकते हैं v इंटू टी। मान लो t टाइम लग रहा है आपको, ये बात समझ में आ रही कि नहीं। तो फोर्स के जगह हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर इंटू एरिया। एक्स के जगह क्या लगा रहे हैं हम लोग, v इंटू टी, है ना। ये सब बेसिक है, तो ये बेसिक आपको समझाने के लिए ना, आप कैसे आया करके, और चाहो तो आप इसको ऊपर में लिख भी सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर हम WA की या W1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा। अगर हम 1 सेकंड के लिए, अच्छा ये वर्क डन एट A पर सेकंड ले लेते हैं ना, हम पर सेकंड करते हैं। तो पर सेकंड के लिए टाइम को अगर मैं नीचे लेके चलाता हूं, W1/T हो जाएगा P1 इंटू A1 इंटू V1। ये जो V1 है ये वेलोसिटी है, ये जो चीज है ये है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, है ना। अगेन ये कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमको पढ़ना रहता है कि A1 V1 जो होता है वो A2 V2 के बराबर होता है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, यहां पे देखो, यहां पे जो वॉल्यूम फ्लो होगा उतना ही वॉल्यूम यहां से भी तो फ्लो होगा, जितना यहां से आएगा उतना ही तो बाहर जाएगा ना भाई। अगर नहीं जाएगा तो फट के बाहर आ जाएगा पानी। तो अगर जितना पानी एंटर कर रहा है अगर ये बाहर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ये A1 V1 जो रहता है, ये रहता है वॉल्यूम, वो हर जगह सेम रहता है। तो इसके जगह हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, V। तो ये P1 हो गया V। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ये आप ऊपर कर सकते हो अगर आपको याद रखना है तो, ठीक है ना। और जितना अच्छे से लिखोगे उतने अच्छे से देखो, मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। यहां हो सकता है टीचर को बोले यार ये डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। समझ आया, ओके। तो ये नोट कर लो, इसको मैं मिटा देता हूं। तो या आप तो इसको लिख लो या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। हाँ, तो वर्क डन एट ए जो होगा पर सेकेंड में जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, P1V। डायरेक्टली याद कर लो यार, कहां भी ऐसी लगी पड़ी हुई है। फिर वर्क डन एट
बी पे जो वर्क डन W2 है ना पर सेकेंड ये भी है, तो ये हो जाएगा आपका कितना P2V हो जाएगा। P1V है तो ये कितना हो जाएगा P2V। नेट वर्क डन जो होगा ये दोनों का डिफरेंस होगा, तो जो नेट वर्क डन होगा वो हो जाएगा W जो हो जाएगा वो हो जाएगा P1V माइनस P2V। ठीक है भाई, दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो होगा नेट वर्क डन। यहां तक ठीक है, ये पहला स्टेप। तो फिर से याद करो कि वर्क एनर्जी, ये बेस क्या है इसका, पूरे थ्योरम का बेस क्या है, बेस है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि जितना आप काम करते हो काइनेटिक एनर्जी को या पोटेंशियल टोटल एनर्जी को चेंज करेगा, काम जब भी करोगे तो चेंज करेगा एनर्जी को। तो यहां पे दो एनर्जीज हैं, लिक्विड के पास देखो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, ये हाइट पे है, पर्टिकुलर हाइट पे है पाइप, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो दोनों चीज चेंज हो रही है, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी देखो कम है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो चेंज हो रहा है कि नहीं, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे देखो पाइप का डायमीटर ज्यादा है, यहां पे डायमीटर कम है, तो जो स्पीड होगा लाइट वेलोसिटी जो होगी, यहां पे वेलोसिटी कम होगी, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा कम एरिया है और ज्यादा पानी निकलना है तो ज्यादा तेजी से निकलेगा। तो ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और इंक्रीज ही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम वही निकाल लेते हैं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है कि भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, यही ना होगा इंक्रीज चेंज। यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कम है, तो जो इंक्रीज होगा दोनों का डिफरेंस होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहां पे हाफ एम, यहां पे कितना है V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। मास सेम रहेगा क्योंकि जितना पानी एंटर करा है उतना ही पानी बाहर आने वाला है। ठीक है भाई, ओके। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, तो ये हो जाएगा आपका mgh2 माइनस mgh1। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। तो ये तीन चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया और ये इसको कैसे आया थोड़ा सा अगर आप चाहो तो बता सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है क्या ये, ओके सर ठीक है, मिटा दूं इसके बाद। तो यहां तक हो गया है, तो यहां नहीं तो इसको पहले यहीं पे कर लूं, मिटा देता हूं। ओके, तो याद रखेंगे हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, नेट वर्क डन कितना आया और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट, ये पूरा डेरिवेशन किसके ऊपर बेस्ड है, ये तो बेस्ड है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है या नेट वर्क डन जो होगा इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो भैया वर्क डन तो आपने निकाल लिया था, नेट वर्क डन कितना था, नेट वर्क डन था हमारा P1V माइनस P2V। अच्छा, नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, वो आया था हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, mgh2 माइनस mgh1। ठीक है भाई, ओके। एग्जाम का टाइम है इसलिए मैं थोड़ा सीरियसली पढ़ाता हूं, है ना, नहीं तो मैं इतना सीरियसली पढ़ाता नहीं हूं, मेरी क्लासेस में बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। एग्जाम का टाइम है इसलिए कुछ जो भी याद नहीं आता भाई, है ना। आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोग बोलते हैं सर थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दो, यार भाई ऐसी लगी पड़ी हुई है ना, खुशी खुशी कहां से आएगी। ठीक है ना, तो करेंगे, क्लास में सब कुछ कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, आप क्या करो, V1 वाले 1 वाले टर्म एक साइड ले लो और 2 वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं। तो यहां हो जाएगा हमारा P1V, ये हो जाएगा प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे P2V, ये तो ऐसे ही है, प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, तो हमारा डेफिनेशन था, अगर याद करोगे तो, कि पर यूनिट मास है ना, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, तो हम मास से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर पूरे को डिवाइड कर लेते हैं, या इससे ये समझो, देखो अगर मान लो हमारे पास आता है ऐसा A1V1 इज इक्वल टू A2V2 आता है मान लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यही होता है ना भैया, जैसे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, तो इसका मतलब क्या होता है P1V1 और P2V2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये भी एक बेसिक है। तो अगर ये देखो वैसे ही दिख रहा है ना, P1V और सब देखो A और B पे जो सम है वो कैसा है, बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर एक जनरल फॉर्म में अगर लिखना है तो ये लिख सकता हूं PV प्लस हाफ MV स्क्वायर प्लस MGH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर। अच्छा, इसको अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं, क्योंकि डेरिवेशन जो डेफिनेशन हमने दिया है मास के बेसिस पे, तो डिवाइडेड बाय मास, तो यहाँ से जब मास से डिवाइड करूंगा तो m हट जाएगा ना, डिवाइडेड बाय m करूंगा तो ये बच जाएगा v स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये v ऐसे उल्टा ले सकता हूँ यहाँ पे, ये m बाई वी जैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना m बाई वी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये m बाई वी जो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो नेक्स्ट लाइन में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऐसा है, नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा p बाई रो प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यही हमारा बर्नौलीज का इक्वेशन भी है। समझ में आया? बहुत इजी डेरिवेशन है भाई, बहुत ही इजी है ना। प्रोजेक्टाइल से तो लाख गुना इजी। हमारे पास देखो कितने स्टेप्स हैं, वो वहां पे वर्क डन हमने अलग से निकाले। कभी कभी तो मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ, इतना से भी करके दिखा देता, पर इतना डायरेक्ट मत करो, 3 नंबर का सवाल है, टीचर को भी थोड़ा इंप्रेस करो, है ना। तो हमारे पास हमने क्या थ्योरम लगाया, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा बेस है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है ना भाई? तो आपको अलग से काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करना है, दोनों का सम जो रहेगा वो वर्क डन के बराबर होगा। जो वर्क डन का थोड़ा सा स्टार्टिंग में कैसे आया वो आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो होप भाई ये 3 नंबर हमारे फिर कंफर्म हो गए, हम और पास के नजदीक आते जा रहे हैं। तो पास के जुगाड़ में और नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखें और बहुत सारा मेहनत करें, अगले साल मेरे पास पढ़ने आना है। ओके, टाटा।